नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जल्द से जल्द शामिल हो सकते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है जाट और मुस्लिम जो समीकरण है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा था इस समीकरण को लेकर। लेकिन अब जयंत चौधरी अगर बीजेपी के हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो जाट और मुस्लिम समीकरण उसको तोड़ने में बीजेपी पूरी तरीके से महारत हासिल कर लेगी। ऐसे में हमारे साथ शमसी आज़ाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इसका क्या असर और प्रभाव भी उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। उसके पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़ जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ये कहते रहे कि वो सेकुलर नेता हैं और किसानों और आम जनता के सवालों के साथ वो खड़े रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। तो क्या लगता है? देखिए, भाजपा का जो मिशन 80 का लेकर जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, तो कहीं ना कहीं से जो पश्चिम की जो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती चले आई है, तो वहां पर उसका स्पेशल फोकस रहा है। और जो इस वक्त जो राममय जो प्रदेश बना हुआ है, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में रहते ज़रूर, लेकिन उनको दिख रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बड़बोलेपन है, जो उनके समाजवादी पार्टी के विचारक हैं, जो अखिलेश यादव के अहंकारवादी राजनीति है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी लगातार 2014 से हारती चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को ये भी लग रहा है कि अगर हमको राजनीति करना है, अपनी पार्टी को बचाना है, उसके वजूद को जिंदा रखना है, तो हमको एक ऐसी पार्टी का संरक्षण चाहिए जो देश हित में काम करे हो, राष्ट्र हित में काम कर रही हो और जिसके साथ राम का नाम जुटा हुआ है। तो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये प्लस पॉइंट है कि इस वक्त जो है राम का नाम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा हुआ है। और 22 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, तो उससे एक अलग माहौल दिख रहा है। उससे ही विपक्ष जो है आधा धराशायी हो चुका है और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार उनसे तू तड़ा करके बात करते हैं, जिसकी वजह से उनका मनमुटाव हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अनुकूल बता रही हैं कि अगर जयंत चौधरी को राजनीति करना है, अपना वजूद बचाना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त करना होगा। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अगर वजूद उनका नहीं बचेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं हुए, क्या उनका वजूद खत्म हो जाएगा? क्योंकि 22 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आपने देखा, बिहार में भी देखा, आपने महाराष्ट्र में भी देखा, तो हमारे ख्याल से उससे बहुत छोटा कद है जयंत चौधरी का। तो उनको भी कहीं ना कहीं, और आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ ही समय में आपको ये भी सुनाई देगा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग नाराज चल रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं दो गुट में बटे हुए हैं, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और सुनने में ये आ रहा है कि 14 फरवरी के बाद एक धड़ा जो एक इनका विधायकों का दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के संपर्क में है और दिल्ली में उनसे मुलाकात का समय लिया गया। तो 15 फरवरी तक संभवतः बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी, जिससे कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, 22 में साथ नहीं आए, 24 में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर ली है कि जयंत चौधरी को लाना ही लाना है? नहीं, ये भाजपा ने फोकस नहीं किया है, बल्कि जयंत चौधरी की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं। भाजपा का तो जो मिशन है, भाजपा उस पर लगातार 2022 से काम कर रही है। विपक्ष ने अब काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत पहले से ही जब योगी का 2.0 का मंत्रिमंडल बना था, तो उसी वक्त से ये लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्रिमंडल का सधा हुआ यहाँ पर विस्तार किया, तो उससे ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रहा है। और लगातार जो कुछ फैसले आ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का फैसला ले लीजिए, चाहे भी ज्ञानवापी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में मुखर होकर कहा, और ये लग रहा था कि एक हिंदुत्ववादी, एक सनातन धर्म का रक्षक जो है बोल रहा है। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो जो है मुख्यमंत्री के भेष में बोल रहे हैं, ये लग रहा था कि सनातन धर्म का रक्षक बोल रहा है। और जिस तरीके से, जिस मजबूती से योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया है कि काशी और मथुरा और ये अयोध्या में हमारे प्राण बसते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात का है, जिससे एक नया संचार सनातन धर्म के मानने वालों में हुआ है। अच्छा, ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, अखिलेश यादव भी माना जा रहा है कि 15-16 जनवरी को मेटिया रायबरेली में शामिल हो सकते हैं। इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि आपको कुछ भी कोई असर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर ऐसा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम अपनी स्थिति साफ लेकर चल रहे हैं। अब कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारा उसको दूर से राम राम है, लेकिन जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा ज़रूर। आपका कहना है कि जो राम भक्त है, जो देशभक्त है और आप
खासकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उनका वजूद खतरे में है अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे। अगर राम भक्त होंगे तो आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उनका वजूद खत्म। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस वक्त देश में एक सनातन की वो चल रही जो जिसको दबाया गया वर्षों से, सैकड़ों सालों से, और उसके साथ जो नहीं रहेगा वो सब खत्म हो जाएंगे। जो सनातन हिंदुओं के साथ नहीं रहेगा वो कोई भी पार्टी बचेगी नहीं। और जयंत चौधरी जी ने अगर आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे कार्य कर रही, सब वही कार्य, उसके सारे जितनी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विश्वास सबको मिल रही। हर व्यक्ति हमारी योजनाओं से, हमारे कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों तो वो ज्वाइन कर रहा है। कोई भी देश का आदमी ऐसा, हम तो देश का, जो देश को अपना मानता है, जो देश की मिट्टी को अपना मानता है, सरजमी को अपना मानता है, उसके बनाने में जो भी साथ देगा भारतीय जनता पार्टी का है, वो सबका स्वागत। क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी इतनी देशभक्त पार्टी है, राममय कर देगी, पूरे राम राज्य के अवधारणा की बात करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ये देखो, किसी चीज़ से जब आदमी प्रतिनिधित हो जाता है और बहुत ज़्यादा उससे वो परेशान हो जाता है तो उसको एक न एक कोई तिनके का जैसे सहारा, तो ये देश की जनता जो है वो इनके विपक्ष के इंडिया गठबंधन अभी बनाया गया, उसमें देखा आप कितने सब क्या हुए, सब इन चोरों से इतना परेशान हो चुकी। तो अब उसको कहीं पे एक समझ आ रहा कि ये तो कुछ ना कुछ ईमानदार है, देश के लिए कर रहे हैं। आज तक तुमने देश के लिए क्या किया? तुमने देश को सिर्फ बांटा, देश को तुम अशिक्षित रखा, देश को आप भूखों मारा, देश के लिए तुमने लूटा, तुम अपने संसाधन के लिए लगे रहे और तुम देश की जनता के लिए तुमने कोई काम नहीं किया। आज वो जनता समझ रही है। पहले कुछ लोग अनपढ़ होते थे, अब अनपढ़ नहीं हैं, जो कि तुम्हारे साथ तुम चले जाओ, गाँव का मुखिया चला जाए, कहे हमारे पीछे लाइन लग करके जाकर वोट दे दो, तो वो वोट नहीं देगा। हर आदमी अब ये लगता है उसे देख रहा है, वो समझ रहा कि देश के साथ तुमने 70 साल में तुमने क्या किया, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अन्य विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, क्या मुगलों के सब लूटते रहे। ये मुगल काल से ये देश लुटता चला जा रहा था। अब ये 2014 के बाद से थोड़ा, अभी पूरी तरह से नहीं, अभी उसमें थोड़ा लगाम लगी। क्या काम बाकी रह गया? जैसे अभी सारे काम बाकी भी, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वो कम हुआ है। थोड़ा डर लोगों के अंदर पैदा है। हाँ, डर बैठ गया है कि अब करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच होगी, कहीं ना कहीं CBCID आएगी और हमारी जांच, हमारी संपत्ति कुछ होगी, उस आधार पे लोग काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चोरों के साथ अब जनता नहीं जा रही है और राम राज्य की अवधारणा पे बीजेपी काम कर रहे हैं, राम राज्य लाएगी, इसलिए जो देशभक्त हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। आरएलडी प्रमुख माना जा रहा है जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथी बन सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या जयंत चौधरी 2022 में अखिलेश यादव के साथ थे और इस बार वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो इसको पूरा कैसे देखते हैं सभी? देखिए, पार्टियों का, नेताओं का कोई वजूद नहीं है। वो किसके साथ कब अपने फायदे के लिए चले जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, चाहे आरएनडी हो, चाहे अभी आप देखिए बिहार में जो हुआ आप देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और तो इनका फायदा कहाँ से होगा? मंत्री कैसे बनना है, मंत्री कैसे बनना है, और जो है जनता की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं भैया। हम तो यही जानते हैं, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में अगर देखा जाए, धार्मिक स्तर पर देखा जाए, तो पहले जो कृष्ण राम हुआ करते थे, गरीब गो निषादों के यहाँ जाते थे, भील के यहाँ जाते थे। इनका गेस्ट हाउस यही है कि कहाँ पे माल मिलेगा वहीं जाना है भैया, बस। आपका कहना है कि नेताओं का आज कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, युवा साथी हैं, क्योंकि इनसे भी जाना जो देश के भविष्य माने जाते हैं आप लोग। ये बताइए सुनिए, जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जयंत चौधरी पाला बदल लिए हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी में जा रहे हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नीतियों पे चले थे। आपको क्या लगता है कि जाना चाहिए ऐसे नेताओं को कि नहीं? अब हमें तो कुछ मिला नहीं, हम क्या करें बताओ? तो हम किसको कहें? हम चुनाव है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है कि किसकी तरफ इस बार जाना चाहिए, कौन क्या सही है क्या नहीं? भाजपा ही सही है। भाजपा सही है? क्यों भाजपा को सही मानते हैं? अरे गुंडागर्दी खत्म है, अब क्या? गुंडागर्दी खत्म हो गई, मानते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल, वो सही कर रही है। भैया ये बताइए कि अभी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का पता चला है कि उनके साथ जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़े, तो इसको कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? देखिए, विचारों का अकाल पड़ गया है। विचार अब आजकल पाताल में मिलते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई विचार नहीं बची है। विचार थी अम्बेडकरवाद की, जिन्होंने अम्बेडकरवादियों को डंका बजाया। फिर विचार आया समाजवादियों का, समाजवादियों को डंका बजाया। नेहरू और गांधी का भी विचार था, उन्होंने भी डंका बजाया। अब ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है। यही तीनों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को भी डंका बजा रहे हैं। जिन्होंने समाजवाद को लाया, जिन्होंने अम्बेडकरवाद को लाया, जिन्होंने गांधी नेहरू को लाया, वही लोग आज
भारतीय जनता पार्टी को ला रहे हैं। अच्छा, क्या देखते हैं कि कुछ जातीय समीकरण मजबूत होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि उधर पश्चिमी में जाट और मुस्लिम का जो समीकरण था वो बन रहा था, विपक्ष को कुछ फायदा हो रहा था। जाट पश्चिमी में जाट और मुसलमानों को समीकरण बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का दंगा है अभी वो लोग जिंदा हैं जो इस दंगे को देखे हैं, वो समीकरण नहीं बन सकता। शायद इसीलिए नीतीश वो जा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी को जो 4-6 महीने पहले उनके ऊपर लठ बज रही थी, जो उनको कार्यकर्ता उनके ऊपर उनके जो लठ पड़ने वाली थी वो कार्यकर्ता अपने ऊपर ले लिए थे। जैन जी से मैं कहना चाहूँ उन कार्यकर्ताओं से एक बार बात कर लेना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का लठ खाए हुए हैं। चलिए, आपने कहा कि जयंत चौधरी को जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए, कि क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 4 महीने पहले उनके ऊपर लठ बरसाया था, तो पहले बात कर लेनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? जी, मेरा नाम अंशु ठाकुर है। अंशु ठाकुर। ठाकुर जी, क्या लगता है इस बार जयंत चौधरी का जाना, बीजेपी में शामिल होना, अभी तक समाजवादियों के साथ रहना, तो क्या कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जाना, देखो उनके आने से भी कोई प्रभाव नहीं बीजेपी में पड़ता है और ना आने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आएंगे तो भी हमारी बीजेपी का झंडा रहेगा, नहीं आएंगे फिर भी हमारी बीजेपी का झंडा। बीजेपी के इतने दीवाने क्यों हो? बीजेपी के दीवाने हैं हम। क्यों? बस काम हमको अच्छा लगता है बीजेपी का। क्या काम अच्छा लगा? चले कुछ काम बताइए जो अच्छा लगा। नंबर 1 पे पूरी तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। हर महंगाई समय के हिसाब से ठीक चल रही है, आमदनी भी कुल मिला के ठीक है, तो हमें इससे बीजेपी हमें अच्छी लगती है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है और हम इसके साथ हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। क्या भैया आपका क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस नाम बताइए अपना। सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के रहने। क्या नाम है? वेद प्रकाश पांडे। पांडे जी। पांडे जी, आपको क्या लगता है कि अभी कौन सी पार्टी सही है आपके लिए? ज़्यादा बड़े सवाल में पार्टियां देखिए सब हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए काम करती हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं है। जिसका झंडा उठा लिए वही पार्टी होगी, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, दल बदलू लोग जैसे सब बिहार में हो जा रहा है वैसे यहाँ भी होगा। बोलबाला हो गया है। चलिए, दादा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अभी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कही जा रही है, उसके नीतियों में शामिल हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अभी तक समाजवादियों के साथ खड़े थे और 4 महीने पहले अभी भाई साहब कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जयंत चौधरी के लठ बरसाएगा बीजेपी सरकार में ही। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, और क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दल बदलुओं का बोलबाला हो गया है, तो इसको कैसे देखते हैं इस समीकरण को कि जयंत चौधरी का बीजेपी में आना? देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी अगर बीजेपी में आते हैं या नहीं आते हैं, इनके पिताजी भी जो है श्री अजीत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी भी इसी तरह का काम करते थे, लेकिन इनको समाज हित में काम करना चाहिए। अगर कोई लालच दे दे कि आपकी पत्नी को राज्यसभा भेज देंगे या आपकी पत्नी को जो है एमएलसी बना के मंत्री पद दे देंगे तब बदल रहे हैं, तो ये गलत है। आपको समाज के प्रति जो है वफादार होना चाहिए, समाज की लड़ाई लड़ना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए, देश से महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, और देश में जो है जितने किसानों की समस्या है उस पर बोलना चाहिए। उस पर बोलते नहीं हैं लोग अपने फायदे में लगे हुए हैं, ये गलत है। और देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा और विदेशों में जमा काला धन वापस लाके देश में खुशहाली लाऊंगा, लेकिन ये लोग रोज माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। यहाँ हो गया, जीरो टॉलरेंस की नीति एकदम सफल है। कतई नहीं। अभी शिक्षा विभाग में ये देखिए, माननीय विधायकगण लिखे हैं, छोटे लाल चौरसिया जी उप शिक्षा निदेशक संस्कृति, हजारों करोड़ रुपया का जो है इन लोगों ने घोटाला किया है, इनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं। माननीय विधायक जी लोग चिल्ला रहे हैं, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो संस्कृत के हैं संस्कृत, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच हो, इन्हें जेल भेजना चाहिए। खाली मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक, थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक सारे लोग भ्रष्ट हैं। और अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को दृढ़ संकल्पता के साथ समाप्त करना चाहते हैं, तो देश के सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आप बताइए, एक विधायक चुने नहीं गए, 4-4 फॉर्च्यूनर कहां से आ गई? और जब तक विधायक नहीं रहते हैं ना, बड़े मुश्किल से ये खटारा गाड़ी से चलते हैं, और जो विधायक हुए, माननीय विधायक हुए, 4-4 फॉर्च्यूनर आ गई और 5-5 रखाने वाले नौजवान लड़कों को साथ में लेके चलने लगे। ये कहां से आया? और इतना नहीं, लखनऊ में घर हो जाता है, नोएडा गाजियाबाद में भी घर हो जाता है, नैनीताल में भी बड़े बड़े कोठियां हो जाती हैं और कृषि फार्म हो जाते हैं। कहां से आया? एक बात और है, जैसे 5 साल जनता रहती है, अब जनार्दन बनी है, फैसला लेने के पक्ष में है, तो क्या चाहते हैं कि जनता क्या सोच समझ कर फैसला करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, यहीं से केंद्र की सत्ता तय होगी, कुर्सी पे कौन बैठेगा?
देखिए, जनता जो है शिक्षा पे ख्याल करे और स्वास्थ्य पे ध्यान दे और महंगाई पर, समझे आप, गरीबी बेबसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को, चूंकि हम लोग 10 साल देख ली, मोदी जी कहते थे ना कि मैं आऊँगा तो ये काम करूँगा, जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार देश से समाप्त करूँगा, महंगाई समाप्त करूँगा और 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, उस पर मोदी जी एक कदम नहीं चले। पूरा आंकड़ा 10 साल का देख लिया, 7 लाख कुछ नौकरियां दिए और जो उन्होंने कहा था अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, 20 ना तो 15 को देना चाहिए था ना, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, आम नागरिक नहीं बोला था, आम नागरिक ने नहीं कहा था कि मैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करो, एक तरफ अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को आप अपने गले लगाते हैं, शुभेंद्र अधिकारी पश्चिम बंगाल को गले लगाते हैं। ये कैसा चरित्र है देश के प्रधानमंत्री जी का। इसलिए हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए थे और बड़ी आशा थी, बहुत विश्वास था देश के प्रधानमंत्री जी से कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, गरीब जनता का हक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अडानी अंबानी अपार धन संपत्ति के मालिक हो रहे हैं और इधर गरीब जनता पिस रही है, भूखमरी का शिकार है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को 5 साल और 5 किलो अनाज देता रहूंगा, जब 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ गरीब जनता है तो कैसे विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं आप? जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। जनता को गुमराह मत करिए। आप विश्व गुरु तब बनाते जब विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय बनाते, विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवाते और विश्व लेवल का कोई शिक्षण संस्था बनवाते, तब ने विश्व लेवल का कल कारखाना बनवाते, तब ने आप विश्व गुरु बनाने की बात करते। इस देश में, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़ा कहता 20 करोड़ जनता आज भी एक टाइम भूखे पेट सो रही। ये सब करने के बाद भी तो कैसे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाएंगे? ये जनता को छलावा, ये तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। देश के प्रधानमंत्री ये साबित कर दिए कि मैं जनता के साथ छल करता रहूंगा और जनता को ऐसा अफीम की गोली देता रहूंगा कि मुझे वोट देते रहेंगे। ये थे भाई साहब थे जिन्होंने बताया कि जयंत चौधरी अगर किसी लोभ या पद प्रतिष्ठा के लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ में आते हैं तो ये गलत बात है। अपनी विचारधारा पर राजनीति करनी चाहिए, अपनी ताकत और अपनी जमीनी सियासत को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।